प्रॉब्लम नंबर 4 है, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। अ पंप इज डिजाइंड एज अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर विथ अ पिस्टन हैविंग एरिया A1। ये वाला एरिया A1 है, यानी कि ये एरिया या ये एरिया A1 है। एंड एन आउटलेट ओरिफिस मतलब निकलने का रास्ता, आउटलेट ओरिफिस हैविंग एन एरिया A2, ये एरिया A2 है। फाइंड द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इफ द पिस्टन मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स कैपिटल F। If area of the orifice can be changed, what is the minimum possible value of exit velocity of liquid from the orifice? यहाँ पर एरिया A1 दे रखा है, यहाँ पर एरिया A2 दे रखा है, और आप यहाँ से पिस्टन को पुश कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं कि जो पिस्टन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे फोर्स भी कांस्टेंट F लग रहा है। तो आपसे वेलोसिटी वगैरह पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लग रहा होगा कि बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, बिल्कुल यूज़ करेंगे। और इस क्वेश्चन को मैं दो डिफरेंट तरीके से सॉल्व करूंगा, एक तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज़ करके और एक वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन करके। अब दोनों आप कह सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम हो या बर्नौलीज प्रिंसिपल हो, दोनों फंडामेंटल लेवल पर तो एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग दिखेगा और आपको अलग अलग चीज़ें समझने को मिलेंगी। आपसे पूछा है कि ये जो पॉइंट है V2, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी मान लेते हैं V1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स पे, कौन कौन दो पॉइंट, इस पे और इस पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाइए। बिल्कुल सही भाई, लगाओ। यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं प्रेशर यहाँ पे है P1 प्लस हाफ रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P2 प्लस कर दीजिए हाफ रो V2 स्क्वायर। बिल्कुल सही है, ये तो हर किसी को पता होगा। और दोनों पॉइंट्स हमने लिया है जो सेम लेवल पे है। आप ये मान लीजिए कि ये जो एग्जिट है ओरिफिस है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम लेवल पे है। आप तो ले ही सकते हैं ना, इसके सामने का पॉइंट ले लीजिए जो सेम लेवल पे हो, कोई रोक टोक नहीं है। ये आपने लिख लिया। अब P1 और P2 में देखिए क्या रिलेशन होगा। ये जो पॉइंट 2 है ये क्या है, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक P0। और ये जो पॉइंट 1 है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस फोर्स F के कारण प्रेशर। तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा P0 प्लस F/A1। ये समझ में आया सबको, बहुत सिंपल है। इस जगह पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस F/A1। तो P1 और P2 में अगर आप ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करिएगा तो इधर क्या आ जाएगा, P0 प्लस F/A1, इधर रहेगा P0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बहुत आसानी से, P0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको F/A1 इधर मिल जाएगा। तो उसी को हम लोग लिख दें तो हम लोग लिख सकते हैं कि F/A1 दिस इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आगे क्या करना होगा, आगे इसमें कंटिन्यूटी प्रिंसिपल लगाइए, A2 V2 दिस इज इक्वल टू A1 V1। तो आपको फाइंड क्या करना था, V2 फाइंड करना था। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, V2 की वैल्यू आ जाएगी। V1 को आप लिख सकते हैं A2 V2 बाई A1, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, A2/A1 V2 स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लीजिए। बहुत सिंपल है सब कैलकुलेशन करना। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपको V2 स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। V2 की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो इसका रूट अंडर ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा है कि अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ओरिफिस को चेंज कर सकते हैं तो इस V2 की लिमिटिंग वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप A2 को डिक्रीज कर सकते हैं, आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एग्जिट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्रॉम द ओरिफिस। तो अगर आप A2 को डिक्रीज करते हैं, अब देखिए यहाँ पे बच्चों को लगता है कि सर A2 को डिक्रीज करेंगे तब तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वेलोसिटी ऑफ V2 इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक V1 भी है ना, ये V1 कांस्टेंट रह रहा है, इस क्वेश्चन में नहीं करेगा, क्योंकि V2 और A2 में जो रिलेशन है वो देखिए ऐसा है। मैं बताता हूँ, अगर आप A2 को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इस ओरिफिस को छोटा करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, A2 को डिक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म बढ़ेगा। A2 डिक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, यानी कि V2 डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर आप A2 को डिक्रीज करते जाएंगे तो V2 डिक्रीज करेगा। और लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगा, A2 डिक्रीज होते होते बिल्कुल ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ V2 जो पूछा है ना, व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एग्जिट वेलोसिटी, V2 जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो जाएगा √2F/A1 रो। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो सेकेंड पार्ट में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, उनको लगता है कि अगर हम लोग A2 को डिक्रीज करेंगे तो V2 बढ़ना चाहिए, लेकिन आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि अगर आप A2 को डिक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो V2 भी डिक्रीज करेगा, और उसकी मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड कर ली
मिनिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, तो V2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी √2f/A1 रो। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक टाइम इंस्टेंट t पे हम लोग देखेंगे कि इस लिक्विड की कितनी काइनेटिक एनर्जी है। टाइम t पे मान लीजिए कि ऐसा है कि जो लिक्विड है वो यहाँ पे है, जस्ट यहाँ तक आया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जो भी इस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी हो, इस पूरे की काइनेटिक एनर्जी। अब आप टाइम t प्लस डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी टाइम के बाद पिस्टन का क्या पोजीशन होगा वो बनाइए। यानी कि ये था टाइम t पे पिस्टन का ये पोजीशन, लिक्विड यहाँ तक था। टाइम t प्लस डेल्टा टी में पिस्टन थोड़ा सा ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा, लिक्विड यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा। दोनों डायग्राम समझ में आया। ये हमने दो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे उस पिस्टन और उस लिक्विड को देखा है। दोनों टाइम इंस्टेंट पे हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या चेंज हुआ। आप देख रहे हैं कि टाइम t प्लस डेल्टा टी पे पिस्टन जो है वो यहाँ तक आ गया है। टाइम t पे पिस्टन यहाँ पे था, यानी कि पिस्टन यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक आ गया। उतने ही टाइम में इधर वाला लिक्विड जो है वो यहाँ से बढ़ करके इधर आ गया। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना दूँ, ये ऐसे बना देते हैं, और इधर ये इसको सामने का एक लाइन बना देते हैं ये, तो टाइम t पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड होगा वो क्या कह सकते हैं, वो हम लोग कह सकते हैं कि इस पोर्शन का काइनेटिक एनर्जी प्लस इस पोर्शन का काइनेटिक एनर्जी, इसका नाम K1 कर देते हैं। ध्यान दीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए क्या हो रहा है, टाइम t पे क्या हो रहा है, लिक्विड ऐसे रखा हुआ है। आपको पता करना है कि इस पूरे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, कितनी है। तो उसको लिक्विड को मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। दो पोर्शन में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पिस्टन यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक का लिक्विड जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी K1 है, और बचे हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, K है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t दिस इज इक्वल टू K प्लस K1। अब आप टाइम t प्लस डेल्टा टी पे आइए, उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला कितना रहेगा, ये K रहेगा और ये K2 हो जाएगा, होगा ना। देखिए टाइम t हो या टाइम t प्लस डेल्टा टी हो, ये वाला पोर्शन तो दोनों में कॉमन पोर्शन है ना, इतना दूर तक का लिक्विड और इधर ये वाला लिक्विड, दोनों में कॉमन है, और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है। मान लेते हैं कि इधर की वेलोसिटी v1 है, तो इधर जितना भी लिक्विड है, इधर मतलब किधर, ये वाला लिक्विड, ये वाला, ये सब तो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ भी v1 से मूव कर रहा है, ये भी v1 से मूव कर रहा है, सब जगह v1 है। यहाँ के आगे वाला जो है ये v2 से मूव करेगा, ये वाला जो है ये v2 से मूव करेगा, यहाँ भी ये वाला v2 से मूव करेगा। यानी कि टाइम t और टाइम t प्लस डेल्टा टी, दो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं। तो टाइम t प्लस डेल्टा टी पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K प्लस K2। इसको समझ लो अच्छे से। अब इस तरह से कहीं किसी बुक में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द लिक्विड जिसकी वैल्यू हमने K करी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पोर्शन K1। काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t प्लस डेल्टा टी पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पोर्शन, इसका काइनेटिक एनर्जी तो K ही रहेगा, प्लस ये वाला पोर्शन जिसका काइनेटिक एनर्जी का नाम हमने K2 कर दिया है। समझ में आ गया। अब ये डेल्टा टी टाइम में ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, अगर इस एंड पे वेलोसिटी v1 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1 इंटू डेल्टा टी। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या हो जाएगा, f इंटू वर्क डन क्या होता है, f इंटू v1 डेल्टा टी। समझ में आया सबको। देखो मैं क्या से क्या, कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा हूँ। ये है पोजीशन ऑफ पिस्टन एंड लिक्विड एट टाइम t, ये है पोजीशन ऑफ लिक्विड एंड पिस्टन एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में ये v1 डेल्टा टी डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट गया, फोर्स f है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या हो जाएगा, f इंटू v1 डेल्टा टी। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा k। डेल्टा k मतलब काइनेटिक एनर्जी एट t प्लस डेल्टा टी टाइम माइनस काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t। ये समझ में आया सबको। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब दोनों काइनेटिक एनर्जी को जब माइनस करिएगा तो ये K और ये K तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, K2 माइनस K1। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं ना कि दोनों पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई ये वाला जो पोर्शन है वो तो दोनों में कॉमन है, तो इस पोर्शन की जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो इसमें भी है, इसमें भी है। डिफरेंस किसके कारण आएगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इस पोर्शन की है K2, इसकी वैल्यू कितनी होगी मैं फाइंड कर लूँगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी है K2 और इसकी काइनेटिक एनर्जी है K1। तो दोनों टाइम इंस्टेंट पे
काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिस K2 माइनस दिस K1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू K2 माइनस K1। अब K1 और K2 फाइंड करते हैं। K1 क्या हो जाएगा, K1 है इस पोर्शन में जो लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू V1 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ V1 है। तो लिख दो भाई, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मास, मास कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना है, लेंथ तो अभी हमने निकाला ना, ये है V1 डेल्टा टी और क्रॉस सेक्शन एरिया है A1। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 डेल्टा टी इंटू A1 इंटू क्या करना पड़ेगा, हाफ मास इंटू V स्क्वायर। तो इंटू कर दो V1 स्क्वायर। तो देखो कैसे कैसे मैं कहाँ से फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। ये K1 क्या है, K1 है इस पोर्शन का काइनेटिक एनर्जी, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मास, मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, V1 डेल्टा टी इंटू A1, ये हो गया मास इंटू V1 स्क्वायर। तो ये हो गया K1। उसी तरह मैं K2 भी फाइंड कर सकता हूँ, लिख लेता हूँ मैं। K2 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा हाफ इंटू मास रो इंटू ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, जितना वॉल्यूम इधर से पुश होगा उतना ही वॉल्यूम तो इधर निकलेगा ना। तो उसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ V1 डेल्टा टी इंटू A1, यही इसमें की फंडा है। K2 को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है इस पोर्शन का, इसका वॉल्यूम आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1 डेल्टा टी इंटू A1 भी लिख सकते हैं, या आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से इसको चाहें तो V2 डेल्टा टी इंटू A2 लिखिए, दोनों तो सेम होना है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया, इंटू करना होगा V2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K2, ये हो गया K2, ये हो गया K1। K1 हो गया इस पोर्शन का काइनेटिक एनर्जी, K2 हो गया इस पोर्शन का काइनेटिक एनर्जी। K1 समझ में आ गया। K2 हमने कैसे लिखा, जैसे हमने K1 लिखा था वैसे ही K2 लिखिए, हाफ इंटू मास, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 डेल्टा टी इंटू A1, क्योंकि जितना वॉल्यूम इधर से लिक्विड जाएगा उतना ही वॉल्यूम तो इधर से निकलेगा। वॉल्यूम कितना गया, V1 डेल्टा टी इंटू A1, तो वॉल्यूम इधर से कितना निकलेगा, V1 डेल्टा टी इंटू A1 इंटू कर दीजिए V2 स्क्वायर। तो अब आप FV डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू K2 माइनस K1 लिख दीजिए। तो दोनों साइड देखिएगा V1 डेल्टा टी, V1 डेल्टा टी, V1 डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा F इंटू V1 डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू K2 माइनस K1, यानी कि हाफ रो V1 डेल्टा टी इंटू A1, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा V1 स्क्वायर। अब V1 डेल्टा टी यहाँ पे है, V1 डेल्टा टी यहाँ पे है, तो ये रिलेशन भी देखिए एग्जैक्टली वही आ गया जो हमने अभी बर्नौलीज प्रिंसिपल से डिराइव किया था। इसमें भी अब आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख करके V2 और V1 को A1 A2 के टर्म्स में लिख दीजिए। F यहाँ पर है ही, रो है, A1 है, तो आप V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और V2 वही आएगा जो पिछले पार्ट में यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल आया था।